हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नया टॉपिक, और उस टॉपिक का नाम है मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस। तो हम टाइम वेस्ट करे बिना लेट अस अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारा मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस क्या कहता है। सो मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस, इन दिस स्टडी ऑफ सिंपल रिग्रेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। तो सिंपल रिग्रेशन जब हमने हमारे 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, तब हमने टू वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा था, एक्स एंड वाई के बारे में। We find the relative movement of X series for a unit movement of Y series and the relative movement of Y series for a unit movement in X series. अब इसका मतलब है कि first we considered X as a dependent variable and then we try to find out its relative movement for a unit movement in the independent variable Y में। अगर हम दूसरे बातों में बात करें, in other words, we want to know if changes in X are affected by changes in Y। तो अगर आपका X में चेंज हो रहा है तो उसका इफेक्ट डेफिनेटली Y में भी आएगा। सो वी लुक एट हाउ मच X चेंजेस when Y changes by 1 unit, and we call this relative movement of X for a unit movement of Y कहेंगे। बाद में हम कंसिडर करते हैं दैट Y एज डिपेंडेंट वेरिएबल and then we try to find out its relative movement for a unit movement in the independent variable X में। तो अगर हम दूसरे बात में बात करें तो अब हम इसको फ्लिप करते हैं। We check if changes in Y are affected by changes in X। मतलब X में चेंज होने की वजह से क्या Y में चेंज हो रहे हैं। So we see how much Y changes when X changes by 1 unit। So this is called the relative movement of Y for a unit movement in X। तो आपने सबसे पहले रिलेटिव मूवमेंट ऑफ एक्स फॉर अ यूनिट मूवमेंट ऑफ वाई पढ़ा, और अब हम पढ़ रहे हैं रिलेटिव मूवमेंट ऑफ वाई फॉर अ यूनिट मूवमेंट इन एक्स में। सो बाय डूइंग दिस वी एंड अप विद टू इक्वेशंस। वन इक्वेशन हेल्प अस टू प्रिडिक्ट एक्स बेस्ड ऑन वाई, and the other help us to predict y based on x। So we get a full picture of how x and y influence each other। ये हमने पढ़ा था 12th स्टैंडर्ड में। Now, multiple relation analysis। Now we talk about multiple relation की जगह पे I'm using the word multiple regression analysis, right? This is regression। So represent करता है an extension of two variables to three or more variables। yes। तो मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस क्या बोलता है, वो रिप्रेजेंट करता है एक्सटेंशन ऑफ टू वेरिएबल से थ्री या उससे ज्यादा। जब दो थे तब हमने बोला था सिंपल, पर अभी मल्टीपल है तो मतलब दो से ज्यादा। सो एक्सटेंशन ऑफ टू वेरिएबल्स ऑफ थ्री या मोर वेरिएबल्स पे जाते हैं। इन मल्टीपल रिग्रेशन, instead of one independent variable, टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं जो यूज होते हैं एस्टिमेट करने के लिए वैल्यूज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल के लिए। इमेजिन वी आर नॉट जस्ट लुकिंग टू टू थिंग्स, x1 एंड y के बारे में हम नहीं जान रहे। नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन अंडरस्टैंडिंग हाउ थ्री और मोर थिंग्स। अब अगर मैं तीन के बारे में बात करूं तो मैं बोलूंगा लेट्स कॉल देम x1, x2 एंड x3 एंड रिलेट टू ईच अदर। सी आप x1, x2, x3 की जगह पे अगर आप x, y एंड z भी बोलना चाहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस, इंस्टेड ऑफ जस्ट यूजिंग वन थिंग टू प्रिडिक्ट अनदर लाइक x प्रिडिक्टिंग y, यहां पे हम यूज करेंगे टू और मोर थिंग्स प्रिडिक्ट करने के लिए अनदर थिंग को। सो लेट्स से वी हैव x1, x2 एंड x3, ये हमारे पास है, एंड वी वांट टू सी हाउ चेंजेस इन x2 एंड x3, ये x2 एंड x3 कैसे अफेक्ट करते हैं x1 को। सो वी लुक एट हाउ मच x1 चेंजेस
when x2 and x3 change. And this help us to understand the combined effect of x2 and x3 based on x1 पे. अगर हम सिंपल टर्म्स में बात करें तो मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस जो है वो दो लाइक हैविंग मोर पीसेस ऑफ पजल्स टू प्रिडिक्ट समथिंग, मतलब आपके पास पीसेस ऑफ पजल है और आपको प्रिडिक्ट करना है कि ये पिक्चर कैसा बनेगा. सो वी आर नॉट जस्ट लुकिंग एट वन थिंग अफेक्टिंग अनदर, बट सेवरल थिंग्स टुगेदर इन्फ्लुएंसिंग वन थिंग. वही वही बात हो गई. मुझे अभी भी आपको पढ़ते पढ़ते याद आया कि भाई अगर हमें कुछ करना है तो कैसे हमारे आसपास के एनवायरनमेंट हमें मजबूर कर देता है उस चीज को करने के लिए. तो वही उसी के लिए वी आर नॉट जस्ट लुकिंग एट वन थिंग अफेक्टिंग अनदर, बट सेवरल थिंग्स टुगेदर मिला के उसे इन्फ्लुएंस करते हैं. राइट. अब यहां से हम चलेंगे रिग्रेशन के इक्वेशन पे. यस. अब रिग्रेशन के इक्वेशन को चलना है और उन्हें समझना है. ओके. सो रिग्रेशन equations. So an regression equation is an equation for estimating a dependent variable, say x1, from the independent variable x2, x3, and is called a regression equation of x1 on x2 and x3 बोलेंगे. तो रिग्रेशन इक्वेशन का मैंने एक एग्जांपल दिया जैसे यहाँ पे. एंड रिग्रेशन इक्वेशन एक इक्वेशन है जहां पे आप एस्टिमेट करते हैं एक डिपेंडेंट वेरिएबल से x1. अब एक और चीज बता देता हूँ, यहाँ पे x1 हो सकता है डिपेंडेंट वेरिएबल, x2 भी हो सकता है, x3 भी हो सकता है. पर राइट नाउ मैंने x1 को लेके समझाया है यहाँ पे फ्रॉम द इंडिपेंडेंट वेरिएबल x2 एंड x3. तो तब उसे आप कहते हैं रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x1 ऑन x2 एंड x3. तो अब मैं जो भी बातें करूंगा वो इनको ध्यान में रखते हुए बातें करूंगा. ओके. चलिए. सो द प्रोसीजर ऑफ स्टडिंग द मल्टीपल रिग्रेशन सिमिलर है टू वन वी हैव फॉर सिंपल रिग्रेशन के लिए, with a difference that the other variables are added in regression equation में हम other variables को add करेंगे. If there are three variables x1, x2, x3, the multiple regression का एक फॉलोइंग फॉर्म बनेगा. अब वो जो फॉलोइंग फॉर्म है ना वो ऐसा दिखेगा. दैट इज x1 इक्वल्स टू a 1.23 प्लस b 12.3 x2 प्लस b 13.2 x3. Now, in the above equation, there are three constants. पहला है a 1.23, दूसरा है b 12.3 and b 13.2. The subscript after the dot
indicates the variables are held constants. Yes, the subscript after the dot आपको क्या इंडिकेट करेगा? The variables are constant. तो इसका मतलब ये हुआ कि if x1, sorry, it's x2 and x3 are अगर 0 हो गए, then x1 equals to आपको क्या मिलेगा? 1a 1.23 मिलेगा. So in the above equation, तो ये जो हमारा above equation था, ओके, हम ये बोलते हैं कि b 12.3 indicates the slope of the regression line of x1 on x2 when x3 is held constant. तो 12.3 क्या इंडिकेट करता है कि आपका स्लोप ऑफ रिग्रेशन लाइन है ऑफ x on x2 when x3 is held constant. Similarly, आप क्या बोल सकते हैं फॉर b 13.2 indicates the slope of the regression line of x1 on x3 when x2 is held constant बोल सकते हैं, राइट नाउ. अब हम बात करते हैं अबाउट द इंटरप्रिटेशंस ऑफ कांस्टेंट्स के बारे में. तो सबसे पहला है a 1.23. अब ये क्या बताता है? दैट द कांस्टेंट a 1.23 is the intercept made by the regression line, and it gives the value of dependent variable when all the independent variables are 0. तो a 1.3 आपको क्या इंटरप्रेट करने के लिए बोलेगा? दैट द कांस्टेंट, क्योंकि a 1.23 कांस्टेंट है, ये इंटरसेप्ट करता है मेड बाय द रिग्रेशन लाइन. It gives the value of dependent variable when all the independent variables are 0. तो अब उसी तरीके से हम किसके बारे में बनाएं बात करेंगे? अब b 13.2 के बारे में. पर अब ये 13.2 क्या बोलते हैं? क्योंकि ये तो कांस्टेंट है. तो कांस्टेंट b 13.2 measures the amount by which one बोलू या मैं अ बोलू, बात तो एक ही है. by which a unit change in x3 is expected to affect x1 when x2 is kept
कांस्टेंट। अब यहां पे ध्यान से देखो क्या बोला, B13.2 measures the amount by which a unit change, अ का मतलब होता है एक यूनिट चेंज होगा x3 के अंदर में। तो मतलब आप x3 में एक यूनिट चेंज करोगे, इज एक्सपेक्टेड टू अफेक्ट x1, मतलब वो किसको अफेक्ट करेगा, x1 को अफेक्ट करेगा। अब ये जो पॉइंट टू के बाद है, व्हेन x2 इज केप्ट कांस्टेंट, क्योंकि पॉइंट के बाद जो भी होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट, क्योंकि हमने यहाँ पे पढ़ा था। ये देखो, ये वाले पॉइंट में द सबस्क्रिप्ट आफ्टर द डॉट इंडिकेट दैट वेरिएबल्स आर कांस्टेंट। आई होप इट इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट, उसी तरीके से अगर हम बात करें तो B12.3, इसमें भी आप वही बोलेंगे दैट कांस्टेंट B12.3 मेजर्स दी, चलो अब आप लोग बोलो, मैं लिखता हूं, ऊपर वाले को ध्यान में रखते हुए ही बोलना है, ठीक है? तो करेंगे, आप बोलेंगे बाई, अब बाई के बाद मैं क्या लिखूं, हाँ मैंने सुना, ओके, ओके, बोलते जाइए आप लोग। हाँ, चेंज इन क्या करना है, यस, चेंज इन x2 इज एक्सपेक्टेड टू अफेक्ट, किसको अफेक्ट करेगा, यस, x1। ये कब होगा, व्हेन x3 is kept constant। परफेक्ट, सही जवाब। आई होप आपने बोला होगा। चल, सो अब हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं दैट ड्यू टू फैक्ट दैट x1 varies partially because of the variations in x2 के वजह से, एंड partially because of the variation in x3 के वजह से। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि दैट B12.3 एंड B13.2 को दी पार्शियल रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स कहते हैं। चल, क्लियर हो गया। अब मेन चीज पे चलते हैं। यस, अब मेन चीज पे आ गए। सो रिग्रेशन प्लेन ऑफ x1 ऑन x2 एंड x3 इज, तो यहां पे मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा, x1 इज इक्वल टू A1.23 प्लस B12.3 x2 प्लस B13.x2 x3। अब देखो, मैं ये जो समझा रहा हूं वो समझा रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ x1 ऑन x2 एंड x3 के बेसिस पे। यस, वैसे भी अगर आप बात करें तो x2 ऑन x1 एंड x3 हो सकता है, x3 ऑन x1 एंड x2 भी हो सकता है, पर अभी हम सिर्फ एक पॉइंट पर समझते हैं ना। अब ये जो इन द अबव इक्वेशन है, द वैल्यूज ऑफ B12.3 एंड B13.2 को आपको डिटरमाइन करना होगा, मतलब फाइंड करना होगा। और ये हम फाइंड कैसे करेंगे, ये भी तो क्वेश्चन मार्क है। तो इसे हम फाइंड करते हैं बाय सॉल्विंग सम इक्वेशंस। यहाँ पे तीन इक्वेशंस बनेंगी, बराबर, और वो तीन नॉर्मल इक्वेशंस होती हैं, कुछ ज्यादा नहीं है, आपको उसे समझना है वो इक्वेशंस बनी कैसे। तो आप देखो, सबसे पहले क्या लिख रहे हो, सिग्मा x1 लिखोगे इक्वल्स टू एन ए 1.23 प्लस B12.3 सिग्मा x2 प्लस B13.2 सिग्मा x3।
अब आपने यहाँ पे ये जो फर्स्ट इक्वेशन बना उसमें आपने क्या चेंजेस किया सिर्फ वो ध्यान दो। ओके, एक तो आपने ऊपर वाले इक्वेशन में क्या ऐड कर दिया, एन, देखो ऐड किया, ऊपर में एन नहीं था, यहाँ एन ऐड किया। यहाँ पे फिर आपने क्या ऐड कर दिया, सिग्मा को ऐड कर दिया। और यहाँ पर भी आपने क्या किया, सिग्मा को ऐड कर दिया। तो फर्स्ट इक्वेशन तो बहुत इजी हो गया, ऊपर वाले से बना, से हाँ यहाँ। अब चलते हैं दूसरे इक्वेशन पे। अब दूसरे इक्वेशन में आपने क्या किया, सिग्मा x1 था ऊपर, अब इसमें आपने x2 को ऐड किया, इज इक्वल टू a 1.23 सिग्मा x2 हो गया, प्लस b 12.3 सिग्मा x2 का स्क्वायर हो गया, प्लस b 13.2 सिग्मा x2 x3 हो गया। तो मतलब कि आपने इस इक्वेशन में क्या किया, x2 को मल्टीप्लाई किया दोनों साइड। जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो दोनों साइड तो a में से n हट जाएगा और x2 आ गया, सिग्मा x2, क्योंकि वो टोटल लिखना होता है सिग्मा x2 का। फिर आपने क्या किया, x2 जब मल्टीप्लाई किया b के अंदर में तो x2 तो ऑलरेडी था, तो x2 का स्क्वायर, और x3 के साथ x2 आ गया। नाउ थर्ड इक्वेशन पे चलते हैं। तो थर्ड इक्वेशन अब क्या बोलता है कि यहाँ पे अब आपने x3 किया, तो a 1.23 सिग्मा x3 प्लस b 12.3 सिग्मा x2 x3 प्लस b 13.2 सिग्मा x3 का स्क्वायर हो गया। तो ये तीन इक्वेशंस बनी कि नहीं बनी। और ये जो आप अब बात करोगे x3 जो है वो, अगर हम यही बात करेंगे कि ये भी फर्स्ट इक्वेशन में ही मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ से जो ये x2 था वो भी सेकेंड इक्वेशन का फर्स्ट इक्वेशन में मल्टीप्लाई हुआ। तो देखो, समझ, फॉर्मूलाज को लिखना बहुत आसान है, उसको एक बार कंसेप्ट से समझ जाए कि उसको लिखा कैसे, क्लियर ना, तो बाकी सब कुछ इजी हो जाता है। ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, हो जाता है। राइट, कितना समझ में आया। अब इन इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे, और b 2.3, b 13.2, और यहां से हमें a 1.23 की वैल्यूज मिल सकती है ना। चलिए अब हम बात करते हैं प्रैक्टिकली कि ये तो मैंने आपको समझा दिया कंसेप्चुअली कि हाउ वी कम आउट विद द फॉर्मूलाज एंड एवरीथिंग, राइट। बट अभी प्रैक्टिकली जब आपको सम्स आएंगे तब हम सम्स में कैसे फॉर्मूलाज को यूज करेंगे या क्या है, राइट। तो अब उसके लिए अगर ये मान लीजिए कि आपके पास सपोज वही है मेरा बात कि रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x1 ऑन x2 एंड x3 आपको फाइंड करने के लिए बोला था क्वेश्चन के अंदर में। तो तब आप क्या बोलते हो, x1 इज इक्वल टू बी 12.3 x2 प्लस b 13.2 x3 बोलेंगे। अब मैं b की वैल्यू फाइंड कैसे करूंगा, तो 12.3 इज इक्वल टू s1 अपॉन s2 मल्टीप्लाई r12 माइनस r13 मल्टीप्लाई r23 डिवाइडेड बाई 1 माइनस r²2 3। ये r है। अब समझ लें कि ये फॉर्मूला आपने बनाया कैसे। देखो b 12.3 था, तो 12.3 था, इसलिए देखो यहाँ पे 1 है और 2 है, इसलिए आपने यहाँ पे लिखा s1 s2। चलो ये कंसेप्ट समझ में आ गया ना। अब हम चलते हैं ये r12, क्योंकि r12 इसीलिए क्योंकि यहाँ पे ये 1 2 था, इसीलिए ये 1 2 आया। फिर आपने इसको माइनस किया r13 में से, एंड देन माइनस मल्टीप्लाई किया 2 3। चलो ये भी समझ में आ गया। देन 1 माइनस, अब जब नीचे हम लिखेंगे
तो नीचे हम लिखेंगे 2 and 3 को, इसको लिखेंगे 2 3 को। चलो क्लियर। अब उसी तरीके से अब देखते हैं, हम दूसरे फॉर्मूलाज को बनाते हैं। अब हमें दूसरा मतलब कि B13.2 को फाइंड करना था। चलिए अब इसको भी हम कैसे लिखेंगे, S1/S3 लिखेंगे इनटू R। अब यहाँ पे देखो क्या आएगा, ऊपर 1 2 था ना, तो अब क्या लिखेंगे यहाँ पे 1 3 माइनस R। फिर यहाँ पे क्या आप लिखोगे 1 2, और फिर आप यहाँ पे लिखोगे 2 3, 1 - R², 2 3। सी एक चीज बता दूं, आर के अंदर में R23 बोलो या R32 बोलो, बात एक ही होता है। गॉट द पॉइंट क्लियर। तो यहां से आपको बी की वैल्यू मिल जाएगी 1 2.3 एंड B13.2। जब आपको वैल्यू मिल जाए, अब इसका मतलब ये होगा कि एग्जाम के अंदर में आपको R12 की वैल्यू दे दी जाएगी, R13 की वैल्यू दे दी जाएगी, R23 की वैल्यू दे दी जाएगी, साथ में S1 एंड S2 भी वो आपको दे देंगे। यस। और ये क्या होगा, इसको हम सिग्मा भी बोलते हैं, दैट इज σ1 एंड σ2 कहते हैं। ओके, चलो समझ में आ गया। So now let us understand some more formulas that के अगर in multiple regression of x1 on x2 and x3 can be expressed by some another formulas, जहाँ पे आपको एस्टिमेट करना होता है, तो दैट इज हम बोलते हैं x माइनस x⁻1 इज इक्वल टू S1/S2 R12 माइनस R13 R23 divided by 1 minus R², 2 3 x2 minus x⁻2 plus S1 S3 R13 minus R12 R23 1 minus R², 2 3। और फिर आप यहाँ पे क्या करते हो, x3 माइनस x⁻3 रख देते हैं। तो अगर आप देखोगे तो ये फॉर्मूला हमने ऊपर फाइंड किया था, राइट। देखो यहाँ दिख रहा है आपको। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, इन शॉर्ट दिस इज नथिंग बट इतना सा जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको अब आपने क्या बोल दिया, B12.3 को आपने मल्टीप्लाई किया x2 के साथ प्लस, और अब ये वाले पार्ट को आपने ऊपर कौन से फॉर्मूला से बोला था, B13.2, सो दैट इज x3 माइनस x⁻3, और ये हो गया आपका x माइनस x⁻1। तो कहने का मतलब है कि अगर आप ऊपर फाइंड कर चुके हो तो फिर आप डायरेक्टली यहाँ पे उसको रख सकते हो। ये फॉर्मूला कब लगेगा, कि जब आपको मैंने मान लो कि x2 दे दिया हो, x⁻2 दे दिया हो, x3 दे दिया हो, x⁻3 दे दिया, और ये आपने फाइंड कर लिया, और मैंने आपको x⁻1 दे दिया और बोला है कि x की वैल्यू फाइंड करो, तो तब पॉसिबल है। मतलब कोई भी एक चीज मिसिंग हो तो हम ये फाइंड कर सकते हैं। ओके, नाउ मान लेते हैं कि अगर हम नई मेथड पे जाते हैं, तीसरी मेथड, थर्ड मेथड्स, कि जहां पे आपको ये बोला है कि σ1 σ2 σ3 नॉट गिवन है, राइट। और तब हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा S1 S2 एंड S3 फ्रॉम द गिवन डेटा। तो S1 S2 एंड S3 गिवन डेटा से फाइंड करना। तो तब आपकी रिग्रेशन इक्वेशन उस टाइम पे क्या होगी, बराबर है। देखो आपका इक्वेशन उस टाइम पे भी सेम ही रहेगा, बट आपको उस टाइम पे S1 S2 एंड S3 को फाइंड करना होगा, कुछ चेंज नहीं है, फॉर्मूला यही ऊपर वाला ही लगेगा, बट हमें बस फाइंड करना पड़ेगा S1 S2 को। अब हम वो फाइंड कैसे करेंगे, तो वो हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे, बराबर है। बट अभी हम फाइंड करेंगे
जो इंफॉर्मेशन हमने पढ़ी है अभी तक उसके बेसिस पे सम्स करते हैं। चलिए, सो यहाँ पे हम लोग कुछ नोट देख लेते हैं। दो नोट्स हैं कि B12.3 is not equal to B21.3, B13.2 is not equal to B31.2, B23.1 is not equal to B32.1। नाउ मुझे अब R फाइंड करना है। तो अगर मुझे R फाइंड करना है 12.3 और मेरे पास इंफॉर्मेशन है B12.3 की एंड B21.3 की, तो मैं क्या करूंगा, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, उसका स्क्वायर रूट निकाल लूंगा। तो फ्रॉम हियर आई विल गेट द वैल्यू ऑफ R 12.3 का। R23.1, अब R23.1 में हम कैसे फाइंड करेंगे, दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट B23.1 मल्टीप्लाई B32.1। अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमने यहाँ पे क्या किया, जो ये 1 2 था ये 2 1 हो गया, 2 3 था वो 3 2 हो गया, 3 1 जो था वो 1 3 हो गया। राइट, तो जैसी इंफॉर्मेशन होगी उस हिसाब से हमें फाइंड करना होगा। राइट, तो आई होप ये थियरी पार्ट आपको मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस का समझ में आया होगा एंड फॉर्मूला। नेक्स्ट मॉड्यूल में, मतलब कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे सम्स के साथ। चलिए, तब तक आप इन सब फॉर्मूलाज को एक कागज पे लिख के या अपनी बुक में लिख के जरा देख लीजिएगा। कोई डाउट आए तो डेफिनेटली यू गिव मी अ कॉल ऑन 7600828696 पे, तो मैं समझा दूंगा। चलिए, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।